गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 25 जुलाई 2020 है, संडे का दिन है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस हम करते हैं डेली आपके साथ। बेसिकली आज का जो दिन होता है संडे का दिन है। संडे का दिन फोकस्ड होता है हमारा नए सब्सक्राइबर के लिए, नए लोगों के लिए। आखिर दैनिक जागरण को हम कैसे पढ़ें, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, या वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम दैनिक जागरण को किस तरह से पढ़ सकते हैं, किस तरह से दैनिक जागरण का नोट बना सकते हैं, वो भी आज हमारा टॉपिक है। तो इन सारी बातों का आज हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि दैनिक जागरण किस तरह से आपके लिए उपयोगी हो सकता है। और एक और मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ कि यूपीएससी के कई सारे टॉपर हैं जिन्होंने कहा है कि यूपीएससी में उन्होंने सिर्फ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ा था। राइट, कई सारे लोगों आप मिल जाएंगे। निशांत जैन सर हैं, गंगा सिंह राजपूत जी हैं, और इनके बाद भी कई लोग हैं जिन्होंने सिर्फ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ा था और उसके बाद यूपीएससी निकाला। तो इसलिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसको किस तरह से पढ़ा जाए इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 2-3 रिक्वेस्ट है आपसे। पहला रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। देखो, मैं एक स्क्रीन के सामने, एक मोबाइल स्क्रीन के सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं होता है कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया से मुझे पता चलता है कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग वीडियो लाइक कर रहे हैं। तो आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें, या वीडियो अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन लाइक कर दें या डिसलाइक करें, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन लाइक कर दें। दूसरा है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ। आपके कंसर्न में जितने भी लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दें। जैसे जैसे हमारा चैनल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी कई सारी प्लानिंग है आपके लिए। पहली प्लानिंग तो यही है कि मैं बीपीएससी का जो है मेंस का कंप्लीट लेक्चर लूँगा। बीपीएससी के मेंस का जीएस पार्ट का कंप्लीट लेक्चर मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा, और जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगी तो मैं बोर्ड पे भी लेक्चर लूँगा। साथ ही साथ पीए के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं यहाँ पे लेक्चर लूँगा, और यूपीएससी का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसका भी मैं यहाँ आपके साथ लेक्चर लूँगा। राइट, इसके बाद जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ेगा मैं कोशिश करूँगा कि पीडीएफ भी प्रोवाइड करने का, जो प्रत्येक मंथ हम यहाँ आपके साथ डिस्कस करते हैं उसका पीडीएफ भी मैं देने का कोशिश करूँगा आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दें। और साथ ही साथ बहुत कम लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया। देखो, होता क्या है कि मैं यहाँ पे दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस करता हूँ आपके साथ, लेकिन कई सारे न्यूज़ ऐसा होता है जो कि जनसत्ता में इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ट्रिब्यून में इंपॉर्टेंट होता है, पायनियर में इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका कटिंग में जो है हाईलाइट करके क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट उसका पढ़ना चाहिए, उसको हाईलाइट करके मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। या कई अन्य रिपोर्ट जो आती है, जैसे वीएनआर रिपोर्ट मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। इसलिए जो भी लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं सभी जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इसके बाद भी आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ विजडम एजुकेशन सर्च कर लेना, वहाँ मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। और इसके बाद आज का जो हमारा फोकस्ड होगा, पहला कि दैनिक जागरण को हम किस तरह से पढ़ें, और दूसरा कि दैनिक जागरण पे किस तरह से हम नोट बना सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए किस तरह से हम नोट बना सकते हैं। राइट, दोनों इस चीज़ों पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्वेश्चन, आप लोग में क्वेश्चन का जवाब भी काफ़ी कम लोग देते हैं। क्वेश्चन के जवाब आपका सही हो या गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर देता हूँ, इसलिए जब वीडियो आप देखना शुरू करते हो तो क्वेश्चन का जवाब आप देना शुरू करें। और धीरे धीरे मेरी कोशिश रहेगी कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन प्रत्येक दिन जो है मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आऊँ। वीडियो के स्टार्टिंग में 2 या 3 क्वेश्चन मैं प्रत्येक दिन आपके सामने में पूछूंगा, और आखिर में मैं उस पर डिस्कस कर दूंगा कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसका आंसर क्या है।
तो वीडियो के दौरान जो है, वीडियो देखना शुरू किया है आपने, तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दे दें, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का जवाब दे दें और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, उसकी प्रतिक्रिया भी आप हमें दे सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है कि भारत ने किस देश से हैमर मिसाइल खरीद रहा है? भारत किस देश से हैमर मिसाइल खरीद रहा है? कल हमने डिस्कस किया, अगर आपको याद होगा कि हैमर मिसाइल पे कल हमने डिस्कस किया था। तो ऑप्शन है कि ए इजराइल, बी अमेरिका, सी रसिया या डी फ्रांस। तो आपको इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताना। देखो, मेरी दूरदर्शी सोच ये है कि आपको करंट के लिए ये वन स्टेप सॉल्यूशन हो। विजडम एजुकेशन पे ही आप जितना भी करंट हो उसका यहीं पे आपको एक जगह, सिर्फ विजडम एजुकेशन पे सारी चीज़ें आपको मिल जाए, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाए। ये मेरा ध्येय है, ये मेरी कोशिश है और आने वाले समय में मैं इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। ओके, देखो, राजस्थान की रार हाईकोर्ट ने स्पीकर को झटका, सचिन पायलट समेत बागी विधायकों पे फिलहाल नहीं कर सकते कार्रवाई। इशू आप जान रहे हो कि सचिन पायलट जी जो है, कांग्रेस की मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में अटेंड नहीं करते थे, पार्टिसिपेट नहीं करते थे और इस आधार पे सदस्यता निलंबित कर दिया है। किसने? तो स्पीकर ने। राजस्थान विधानसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने सचिन पायलट और उनके साथ जो कुछ उनके अन्य कलीग हैं उनकी सदस्यता निलंबित कर दिया इस आधार पे कि वो कांग्रेस के मीटिंग में भाग नहीं लेते थे। तो हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या कांग्रेस के मीटिंग में भाग नहीं लेने से आप जो है उसकी सदस्यता निलंबित कर दीजिएगा? पार्टी उसकी सदस्यता निलंबित करे, कांग्रेस पार्टी उसकी सदस्यता निलंबित करे तो चलता है, लेकिन एक स्पीकर के तौर पे जो आपका एक संवैधानिक पद है, तो आपने क्यों उसकी सदस्यता निलंबित की? तो इसको लेकर के लगातार चर्चा में है और कल हमने डिस्कस किया था कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। एक तो आपको स्पीकर के बारे में जानना चाहिए, दूसरा पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के बारे में जानकारी होनी चाहिए और तीसरा जो है 10th शेड्यूल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज वादे के मुताबिक हम स्पीकर पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, यहां पे आप प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कंबाइंड नोट बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहां आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन बहुत सारे जो है हम यहां आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसको देख के आप नोट बना सकते हैं, या आपका जो लक्ष्मीकांत की बुक है वहां से जाकर के आप इसको नोट बना सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए आप यहाँ पे कंबाइंड नोट बना सकते हैं इसको। सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कि यूपीएससी ने 2018 में स्पीकर को लेकर के क्या क्वेश्चन पूछा। और चूंकि चर्चा का विषय रहता है स्पीकर, इसलिए यूपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछता है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था 18 में कि विधानसभा अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, जब विधानसभा का विघटन किया जाता है तो स्पीकर अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। इसको मैं डिस्कस लास्ट में कर दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। क्यों क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है इस तरह का? जब कोई पद चर्चा में होता है तब जाकर के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जब लगातार न्यूज में होता है कोई टॉपिक तो यूपीएससी के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बार भी स्पीकर की भूमिका यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है, किसी न किसी तरीके से वो आपको क्वेश्चन पूछ देगा। देखो, भारतीय संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष की क्या भूमिका है? सबसे पहले, संसद के प्रत्येक सदन का एक पीठासीन अधिकारी होता है। राज्यसभा में जिसे सभापति कहा जाता है, लोकसभा में इसे अध्यक्ष कहा जाता है। राज्यसभा में सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष इसे कहा जाता है अध्यक्ष पद को। विधानसभा में क्या कहा जाता है? तो विधानसभा में इसे अध्यक्ष कहा जाता है। और विधान परिषद कुछ राज्यों में है, वहां पे इसे सभापति कहा जाता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर है आपके। दूसरा है कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है कि अध्यक्ष सदन की गरिमा तथा उसकी स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे कंडीशन में अध्यक्ष एक राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए प्रतीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं,
आप इसको जाकर के कहीं भी जब अध्यक्ष पद के पद पे लिखना होगा, विधानसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष पद पे लिखना होगा, तो कोट एंड कोट आप प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के स्टेटमेंट को कोट कर सकते हैं कि अध्यक्ष सदन की गरिमा तथा उसकी स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अध्यक्ष एक प्रकार से राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक होता है। सदन का अध्यक्ष सदन की प्रतिनिधियों का मुखिया होता है और उसकी शक्तियों और विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है। यानी ये सुनिश्चित करना है कि सदन का जो प्रतिनिधि है उसका क्या विशेषाधिकार है, क्या शक्ति है, इसको सुनिश्चित करने का काम अध्यक्ष करता है। संवैधानिक प्रावधान क्या है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। और आर्टिकल 178, ये देखो, ये आपको फैक्ट हैं, इस फैक्ट को याद रख लेना। हो सकता है यूपीएससी डायरेक्टली फैक्ट से ही पूछ दे, हो सकता है यूपीएससी आर्टिकल से ही पूछ दे। तो 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है और आर्टिकल 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। उसके बाद 94 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद रिक्त होने पर पद त्याग देने पे हटाए जाने के संबंधित प्रावधान किया गया। यानी अगर स्पीकर को हटाना है तो उसका प्रावधान आर्टिकल 94 के तहत किया गया है, लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए। और साथ ही साथ 179 में विधानसभा के स्पीकर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 95 के तहत लोकसभा के रूप में कार्य करने वाला तथा उसके दायित्व का निर्वहन करने की उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्तियों की शक्तियों का उल्लेख है। कई बार आपने देखा होगा कि लोकसभा स्पीकर अगर अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष को जाकर के कुर्सी देता है, उपाध्यक्ष उस समय में संचालन करता है सदन का। या उपाध्यक्ष भी अगर उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे कंडीशन में सदन के किसी एक व्यक्ति को चुन करके सदन के संचालन की जिम्मेदारी उस पर सौंप दी जाती है। ये किया जाता है भारत के संविधान के आर्टिकल 95 के तहत, और विधानसभा में ये काम किया जाता है आर्टिकल 180 के तहत। संविधान के आर्टिकल 96 और 181 के अनुसार यदि सदन के अध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो कौन सा आर्टिकल है, 96 या 181? अगर मान लेते हैं कि स्पीकर को हटाने की प्रस्ताव अगर सदन में चल रहा है तो वैसे कंडीशन में स्पीकर जो है सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। उसके बाद 97 और 186, 97 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 186 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान किया गया है। ये सारे प्रावधान संवैधानिक प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद में इसका जिक्र है। ये स्पीकर को प्रोवाइड किया गया ताकि स्पीकर के पद में स्वायत्तता बनी रहे। अब देखो स्पीकर की भूमिका क्या है। सदन के अध्यक्ष सदन का प्रधान प्रवक्ता होता है और सदन में सामूहिक मत का प्रतिनिधित्व करता है, राइट। दूसरा है कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामले सहित सभी संसदीय मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल हो गया। देखो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो सचिन पायलट जी, ये अगर एक दल से दूसरे दल जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में इनकी सदस्यता, क्या ये विधानसभा के सदस्य होंगे अथवा नहीं होंगे, इस पे अंतिम और बाध्यकारी निर्णय कौन करता है, तो अध्यक्ष करता है, राइट। इसलिए अध्यक्ष की महत्ता काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा है कि देखो ये प्रावधान पहले था, मूल में ये प्रावधान था, लेकिन 1993 में एक बहुत फेमस वाद आया है। इस फेमस वाद को लिख लेना कहीं अपने कॉपी में जाके कि की हो तो होलोगन बनाम जाचिल्लू मामले 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने मत दिया कि 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यों की अयोग्यता संबंधी सदन के अध्यक्ष के निर्णय को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। यानी जो सदन के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था, जैसे मान लो 1993 से पहले क्या था कि अगर सचिन पायलट जी को
विधानसभा ने अध्यक्ष ने एमएलए पद से बर्खास्त कर दिया, एमएलए पद से निलंबित कर दिया, एमएलए पद से हटा दिया, तो उस निर्णय को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन 1993 के बाद ये जो वाद आया है कियोतो होलोगन वाद, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर स्पीकर का कोई डिसीजन होगा तो उस डिसीजन को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, और इसी चुनौती के परिप्रेक्ष्य में अभी जो है मैटर चल रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, राइट। अध्यक्ष को बहस के लिए अवधि आवंटित करने, सदन के सदस्यों की अनुशासनिक कार्रवाई करने और साथ ही साथ सदन की विभिन्न समितियों द्वारा लगाए गए निर्णय को रद्द करने का अधिकार होता है। यानी कौन व्यक्ति कितना समय तक सदन में बोल सकता है, उसका कोई सदन का अनुशासन, किसी को सदन से हटा सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, और साथ ही साथ कोई जो समिति है, संसदीय समिति होती है या विधानसभा की समिति होती है, उसके निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार होता है अध्यक्ष का। साथ ही साथ सदन का अध्यक्ष सदन की कामकाज से संबंधित नियमों का अंतिम व्याख्याता होता है, राइट। तो ये सारे के सारे जो पावर हैं किसके, स्पीकर के पावर हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पावर हैं, विधानसभा अध्यक्ष का पावर है। पक्षपात का आरोप लगता है। अध्यक्ष के साथ निहित तमाम अधिकारों और शक्तियों के कारण स्वतंत्रता और निष्पक्षता इस पद के लिए अनिवार्य शर्त हो जाती है, किंतु बावजूद इसके अध्यक्ष पद पे राजनीतिक दल के एजेंट होने का आरोप लगता है। और इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण वाद था, जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्यवाद। जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्यवाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता के मामले में अध्यक्ष के डिसीजन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, तो इसको भी आप कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो मामला था 1993 में कियोतो होलोगन मामला, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा था कि सदन के अध्यक्ष की निष्पक्षता पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके चुनाव और कार्यकाल सदन की बहुमत यानी सत्ता पक्ष पे निर्भर करता है। यानी एक जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष हो गया या विधानसभा अध्यक्ष हो गया, किसी पार्टी के द्वारा, राजनीतिक पार्टी के द्वारा चुन के आता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस राजनीतिक पार्टी की ओर इनका झुकाव होना स्वाभाविक है। क्लियर है। सदन का जो अध्यक्ष होता है वो किसी राजनीतिक पार्टी से चुन के आता है, इसलिए इनकी झुकाव उस ओर होना स्वाभाविक है। ये किस मामले में कहा, कियोतो होलोगन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके कार्यकाल संबंधी संरचनात्मक समस्याएं हैं जिसका तत्काल निवारण किए जाने की आवश्यकता है। उपाय क्या क्या किया जा सकता है, तो उपाय में कहना है राइटर का कि वैश्विक स्तर पे जितनी प्रथा है या जितना विश्लेषण किया जाना चाहिए, अमेरिका में स्पीकर को लेकर के क्या क्या वाद चलता है, क्या क्या कार्रवाई होती है, ब्रिटेन में स्पीकर का किस तरह से संरचना है, ऑस्ट्रेलिया में कैसा है, आयरलैंड में कैसा है, कनाडा में कैसा है। तो विश्व के जितने देशों में स्पीकर हैं उसका निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए और भारत के संदर्भ में उसको इम्प्लीमेंट किए जाने की आवश्यकता है। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में अगर एक व्यक्ति चुना जाता है सदन का अध्यक्ष, तो वो जो है निर्दलीय होगा, और अगर मान लो निर्दलीय नहीं होता, किसी व्यक्ति किसी पार्टी से चुना जाता है, तो उस पार्टी को वो रिजाइन कर देगा। जैसे ही अध्यक्ष पद के लिए वो चुना जाता है उस पार्टी को रिजाइन कर देता है। क्या इंडिया में ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो पार्टी से रिजाइन नहीं करते हैं, लेकिन ब्रिटेन में ये परंपरा है कि अगर वो चुना गया है स्पीकर तो वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देगा। इसके अलावा न्यायपालिका ने एक केसिम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष वाद में कहा था कि एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना किया जाना चाहिए। जैसे मान लो न्यायपालिका का कहना था इस वाद में, मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष वाद में न्यायपालिका का कहना था कि आप एक काम कीजिए, जो जिम्मेदारी आप 10वीं अनुसूची में लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष को दिए हैं कि 10वीं अनुसूची का अगर उल्लंघन होता है, दल बदल कानून का उल्लंघन होता है, तो वैसी कंडीशन में स्पीकर
अंतिम निर्णय लेगा उसकी सदस्यता को लेकर के, आप ऐसा मत कीजिए। इसके जगह आप एक न्यायाधिकरण की स्थापना कीजिए और 10वीं अनुसूची का अगर उल्लंघन होता है तो वो न्यायाधिकरण अंतिम निर्णय लेगा। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप मान लो सजेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या किया जाना चाहिए, तो आप इस वाद का जिक्र करके मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष वाद का जिक्र करके कह सकते हैं कि न्यायपालिका ने इसमें सुझाव दिया था कि 10वीं अनुसूची पे अंतिम निर्णय लेने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना होनी चाहिए और इस स्वतंत्र न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसको हेड करेगा। यानी जो ये न्यायाधिकरण जो बनेगा, इसको या तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं या उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के मुख्य जस्टिस, चीफ जस्टिस जो रिटायर हो चुके हैं, उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए इस न्यायाधिकरण का। निष्पक्षता और स्वायत्तता किसी भी मजबूत संस्थान की पहचान होते हैं, अतः आवश्यक है कि सदन के अध्यक्ष की निष्पक्षता और स्वायत्तता को बरकरार रखा जाए। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं। एक और पॉइंट की मैं चर्चा करना चाहता हूं। मान लो सदन में अगर वोटिंग चल रहा है और दो पार्टी हैं, मान लो बीजेपी और कांग्रेस हैं, वैसे तो नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मान लेते हैं बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों को मान लो 100 वोट बीजेपी को आता है, 100 वोट कांग्रेस को आता है, तो क्या ऐसी कंडीशन में विधानसभा अध्यक्ष मत दे सकता है, वोट दे सकता है? बिल्कुल, याद रख लेना, जब बराबर की स्थिति हो तभी जाकर के विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष वोट दे सकता है। अगर वो वोट नहीं देगा तो निर्णायक मत जो होता है, अंतिम मत जो होता है, वो होता है लोकसभा अध्यक्ष का या विधानसभा अध्यक्ष का। स्पीकर का वोट निर्णायक वोट होता है अगर दो बराबर की स्थिति हो, दो पार्टियों के बीच वोट को लेकर के किसी प्रस्ताव में चर्चा हो रही है, दो पार्टी को इक्वल वोट है, तो वैसी कंडीशन में निर्णायक वोट देगा कौन? स्पीकर। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इसका एग्जैक्टली डिस्कशन किया गया है आपको लक्ष्मीकांत के बुक में, इसलिए लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए। लक्ष्मीकांत सिविल सर्विस एस्पायरेंट के लिए बाइबल है, राइट। पहला स्टेटमेंट है कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद त्याग कर देगा, बिल्कुल त्याग कर देगा। अगर विधानसभा का अध्यक्ष मान लो एमएलए रहता ही नहीं है, एमएलए की सदस्यता उसकी निलंबित हो जाती है किसी तरीका से, तो वो अपना पद इमीडिएटली त्याग देगा। दूसरा है कि अगर विधानसभा का विघटन होता है तो अध्यक्ष पद तुरंत त्याग देगा, बिल्कुल नहीं। विधानसभा का अगर विघटन होता है तो अध्यक्ष पद इमीडिएटली त्याग नहीं करेगा, जब तक नए विधानसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक वो अध्यक्ष बना रहता है, राइट। लोकसभा में ये भी चीज़ है और राज्य विधानसभा में भी ये सारी चीज़ें हैं कि अगर विधानसभा या स्पीकर जो है, विधानसभा का विघटन होता है या लोकसभा का विघटन होता है, तो ऐसे कंडीशन में जब तक नया विधानसभा का गठन नहीं हो जाता है तब तक वो पद पे बना रहेगा। तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए सही है, इसका आंसर हो गया ए, राइट। तो इस तरह से आपको नोट बनाना है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कॉन्क्रीट नोट बनाना है। जिस टॉपिक की यहाँ पे चर्चा हो रही है उस पे जाकर के आपको अपने लक्ष्मीकांत से नोट बनाना है। और कुछ पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ, मान लो किसी वाद की चर्चा यहाँ पे किया गया तो उसका भी जिक्र आपको नोट में जाकर कर लेना है। नोट में मेंशन कर लेना है राजस्थान हाई कोर्ट का जो निर्णय था कि पार्टी के मीटिंग में नहीं आने से आप यानी स्पीकर सदस्यता निलंबित नहीं कर सकता है, राइट। देखो यहां पे भारत और चीन के बीच में वार्ता एक और दौर गतिरोध बरकरार। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारत और चीन के बीच में जितना भी अभी तक विवाद का जो जो जगह रहा वो इंपॉर्टेंट हो गया। गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग का क्षेत्र, पेगोंग तोसो मोरिरी का क्षेत्र, उसके बाद भूटान में जो विवाद हुआ था, राइट, एक सेकेंड, हाँ, डोकलाम विवाद, राइट। तो डोकलाम का क्षेत्र, हॉट स्प्रिंग का क्षेत्र, गलवान का क्षेत्र, पेगोंग तोसो मोरिरी का क्षेत्र, ये जो लेक हैं ये सारे के सारे लोकेशन अधिक इंपॉर्टेंट हैं। लोकेशन से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देगा।
मेंस पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है कि भारत और चीन के बीच में क्या क्या ऐतिहासिक संबंध है, साथ ही साथ भारत और चीन के बीच में क्या क्या सकारात्मक पक्ष हैं, कहाँ कहाँ भारत चीन सहयोगी की भूमिका निभाता है। जैसे जलवायु परिवर्तन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर के भारत और चीन दोनों सहयोगी की भूमिका निभाता है। ब्रिक्स में दोनों सहयोगी की भूमिका निभाता है। RIC की जो मीटिंग होती है वहाँ पे सहयोगी की भूमिका निभाता है। SCO में दोनों सहयोगी की भूमिका निभाता है। तो कहाँ कहाँ दोनों एक दूसरे का सहयोग करता है, और साथ ही साथ दोनों के बीच में कहाँ कहाँ संघर्ष की स्थिति है, कहाँ विवाद की स्थिति है, ये सारे के सारे पॉइंट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसका हम लगातार डिस्कस किए हैं, और इसका जाकर के इस रूप में आप नोट बना सकते हैं। बरसों बाद कांग्रेस को याद आई नरसिम्हा राव की याद। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नरसिम्हा राव ने क्या क्या काम किया था, थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि नरसिम्हा राव के समय में भारत में LPG लाया गया था। नरसिम्हा राव के समय में 1991 में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, और उन्होंने ही LPG लाया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन उनकी ही सिद्धांत थी, उनकी ही थ्योरी थी। तो काफ़ी अच्छा काम किया था इन्होंने, राइट। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे CAA से बचने को ईसाई बन रहे अफगान और रोहिंग्या शरणार्थी। CAA क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। कब आया ये? 2019 में आया। तो हमारा जो मूल एक्ट है वो कब का है? नागरिकता एक्ट है वो आपको 1955 का, सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, और उसमें संशोधन किया गया। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि CAA क्या होता है। 31 दिसंबर 2014, ये डेट आपको याद होना चाहिए। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नॉन मुस्लिम, यानी हिंदू, यानी सिख, यानी ईसाई, यानी पारसी, टोटल 6 कम्युनिटी हैं। तो 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर ये 6 कम्युनिटी इंडिया आ चुके हैं तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, राइट। नागरिकता देने का प्रावधान उनको किया गया है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आया है। यानी कल ही कोई व्यक्ति अगर मान लो पाकिस्तान से अगर इंडिया आ जाएगा, हिंदू होगा मान लो, क्या उसको नागरिकता मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। देखो, विशेष आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि नागरिकता लगातार चर्चा में था। मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों मैं आपको बताता हूं। पहली बात, नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रावधान है कि 11+1 का प्रावधान है। यानी आपको नागरिकता तभी मिलेगी, जैसे मान लो आप पाकिस्तान के हैं या बांग्लादेश के हैं, आप मुस्लिम ही क्यों ना हो, इंडिया में अगर आप 11 वर्ष रह चुके हैं पहले और पिछले 1 वर्ष से लगातार रह रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। 12 वर्ष इंडिया में आप रह चुके हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, जिसमें 11 वर्ष आप पहले रह चुके हैं और 1 वर्ष से लगातार रह रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। किसी भी जाति धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा है कि पाकिस्तान के मुस्लिम हैं अदनाम सामी जी, और उनको इंडिया का नागरिकता मिला है क्योंकि वो 12 वर्ष इंडिया में रह चुके थे। तो उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में क्या किया गया? उसमें क्या गया है कि 5+1 कर दिया गया, 11+1 की जगह 5+1 कर दिया गया। यानी आप 5 वर्ष इंडिया में रह चुके हैं पहले और पिछले 1 वर्ष से लगातार रह रहे हैं, तब जाकर के आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो इस तरह से 6 वर्ष इंडिया में रह चुके हैं तब आपको नागरिकता मिल जाएगी। और अभी 2020 चल रहा है, 2020 यानी इसलिए कट ऑफ डेट रखा गया है 2014 को। 14 से 20 कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो 14 में अगर 2014 से पहले अगर आप इंडिया आ चुके हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नॉन मुस्लिम व्यक्ति, जिसमें 6 कम्युनिटी है, हिंदू है, सिख है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, इनको नागरिकता भारत सरकार देगी। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हो सकता है इसी पॉइंट से यूपीएससी फंसा दे आपको,
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। साथ ही साथ मेंस पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या सकारात्मक पक्ष हैं, क्या क्या निगेटिव पॉइंट है, विवाद क्यों क्यों हुआ था, और साथ ही साथ आपकी दृष्टिकोण में क्या है, आपको क्या लगता है। कंक्लूजन आपका अपना दृष्टिकोण होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि इसको किस तरह से पढ़ना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस न्यूज़ में आपको कुछ खास नहीं दिया हुआ, इसके लिए आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा। आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल, और जा कर के एक टॉपिक आप बना लेना CAA, जहाँ पे आप नागरिकता अधिनियम 1955 का जो मेन प्रावधान है उसको लिख लेना। साथ ही साथ 2019 में जो नागरिकता का मेन प्रावधान है उसको लिख लेना। पॉजिटिव पॉइंट कुछ लिख लेना और नेगेटिव पॉइंट कुछ लिख लेना, कंक्लूजन कुछ लिख लेना, और इस तरह से आपका नागरिकता अधिनियम 2019 क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप एक कंप्लीट पकड़ हो जाएगी आपकी नागरिकता अधिनियम 19 पे, और कंप्लीट आपका नोट भी बन जाएगा। इस पॉइंट पे नॉर्मली इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होता, सेकंड पेज पे नॉर्मली इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे चर्चा है VOC को लेकर के। यहाँ पे चर्चा है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या होता है, यहाँ पे आपको डिटेल में दिया हुआ, थोड़ा सा आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट। बाकी इस पेज पे और कोई न्यूज़ नहीं है जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। दिल्ली पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, दिल्ली पॉल्यूशन जिस दिन आएगा जाकर के आप पढ़ लेना उसको। दिल्ली का एयर पोल्यूशन पे यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, तो दिल्ली का एयर पोल्यूशन पे जिस दिन चर्चा होगी उस दिन पढ़ लेना। बाकी आज इसको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो VOC होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, यहाँ पे दिया हुआ। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, आयकर विभाग 10 जांच एजेंसियों के साथ जानकारियां साझा करेगी। नेट ग्रिड क्या होता है, नेट ग्रिड इंपॉर्टेंट है। नेट ग्रिड की स्थापना जो हुई थी 2008 में हुई है। 2008 में क्यों हुई थी कि 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था, मुंबई पे आतंकवादियों का हमला हुआ था, 150 से भी अधिक लोग मारे गए थे उसमें, जिसमें हमने अजमल कसाब को पकड़ा था। तो उसके बाद सरकार ने NIA की स्थापना की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आतंकवादी से संबंधित गतिविधियों की जांच करता है। और साथ ही साथ नेट ग्रिड की भी स्थापना सरकार ने की, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जो काम क्या करता है कि सूचनाओं को कलेक्ट करने का काम करता है, और सूचनाओं को साथ ही साथ साझा करता है एजेंसियों से, IB से साझा करेगा। आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ, CBI के साथ साझा करेगा, ED के साथ साझा करेगा, IB के साथ साझा करेगा, NIA के साथ साझा करेगा, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ साझा करेगा। और साथ ही साथ चर्चा तो यह भी है कि नेट ग्रिड जो है, अब जो FIR दर्ज होता है प्रत्येक थाना में, जो FIR दर्ज होता है वहाँ से डायरेक्टली नेट ग्रिड को इन्फॉर्मेशन जाएगा, और नेट ग्रिड इन 10 इंस्टीट्यूट के साथ, 10 संस्थाओं के साथ जो है सूचना साझा करेगी, ताकि इस 10 संस्था को कम से कम पता हो कि कोई व्यक्ति उसमें अपराधी छवि का तो नहीं है, जो आतंकवाद फैला सकता है, जो टेरर फैला सकता है, जो ड्रग्स फैला सकता है, जो किसी तरह का कर का चोरी कर रहा है, राइट। तो इसको इस रूप में आप देख सकते हैं। नेट ग्रिड आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, ये वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वायुसेना ने जो है विजन 2030 लाया, 2030 तक का क्या करेगी वायुसेना, उसका लक्ष्य डिसाइड किया है वायुसेना के द्वारा। यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है, या वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत की किस संस्था के द्वारा विजन 2030 लाया गया। तो विजन 2030 रोड मैप लाया गया, ऑप्शन दे देगा आपको, वायुसेना, नौसेना दे देगा, थल सेना दे देगा, या IB दे देगा। तो आपको याद रख लेना, ये वायुसेना के द्वारा इस तरह का कॉन्सेप्ट लाया गया है। 2030 विजन 2030 रोड मैप लाया गया है कि 2030 तक वायुसेना किस तरह से देश में काम करेगी। तो ये वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
यहां पे देखो, राज्य सरकारें रासायनिक फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों की जांचें। पीटी के लिए क्या पॉइंट है, मेंस के लिए क्या पॉइंट है। पहले तो पीटी की चर्चा करते हैं। एनजीटी, एनजीटी पे लगातार मैं चर्चा किया है आपके साथ। एनजीटी क्या है, विश्व में एनजीटी को स्थापित करने वाला भारत कौन सा देश है, एनजीटी किस किस एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है, एनजीटी के दायरे से किस एक्ट को बाहर रखा गया है, एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, और एनजीटी का जो रीजनल क्वार्टर है, क्षेत्रीय कार्यालय है, वो कहाँ है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में इतना बेसिक जानकारी होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूपीएससी हमेशा बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, तो ये बेसिक जानकारी हुआ जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में। यूपीएससी लगातार 2 वर्ष से क्वेश्चन एनजीटी के बारे में पूछ रही है। एनजीटी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है भारत की। मेंस पर्सपेक्टिव से देखो कि देश में जिस तरह से रासायनिक दुर्घटना हो रही है, हमने कुछ दिन पहले विशाखापट्टनम में देखा, असम में हमने देखा। तो रासायनिक दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है, रासायनिक दुर्घटना को रोकने के लिए क्या कोई कमेटी ने किसी तरह का रिकमेंडेशन दिया है, रासायनिक दुर्घटना को रोकने के लिए क्या एनजीटी ने क्या क्या कदम उठाया, रासायनिक दुर्घटना को रोकने के लिए देश में कौन कौन से कानून हैं, ये सारे की सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। उसका जाकर के आप अलग से नोट बना सकते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से। उम्मीद करता हूँ पीटी पर्सपेक्टिव से क्या है, एनजीटी इंपॉर्टेंट हो गया, मेंस पर्सपेक्टिव से रासायनिक फैक्ट्री आपके लिए अधिक इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, क्या क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे हालांकि पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए आपको, लेकिन विपक्ष की भूमिका क्या होगी, राजनीति में, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या हो सकती है, ये अधिक इम्पॉर्टेंट है। ये मेंस पर्सपेक्टिव से अधिक इम्पॉर्टेंट है कि लोकतंत्र को एक सार्थक, यूपीएससी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दें कि एक सार्थक लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, एक सार्थक लोकतंत्र की सफलता विपक्ष के मजबूती में निहित है, स्पष्ट करें, यही क्वेश्चन पूछ देगा, राइट। तो विपक्ष की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष, देखो नेता प्रतिपक्ष, ये पॉइंट भी काफी चर्चा में था। यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया कि नेता प्रतिपक्ष के लिए लोकसभा में कितनी सीटों की आवश्यकता होनी चाहिए, राइट। तो ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक इंपॉर्टेंट है। नेता प्रतिपक्ष, याद रख लेना, नेता प्रतिपक्ष के पद की प्राप्ति के लिए मिनिमम 10% सीट होना चाहिए। सदन का जो भी स्ट्रेंथ है, मान लो विधानसभा का स्ट्रेंथ है 300 विधायक एक विधानसभा में चुन के आ सकते हैं, तो मिनिमम 30 सीट उसको प्राप्त होना चाहिए, तभी जाकर के उसको उस पार्टी के किसी एक व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलेगा, राइट। देखो यहाँ पे अयोध्या डिस्प्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन आपसे बोलूँगा कि अयोध्या पे बहुत कम लोगों ने वीडियो देखा, जाकर के अयोध्या पे वीडियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर जगह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है अयोध्या डिस्प्यूट को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन सुनाया, उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2 इंपॉर्टेंट बातें कही सुप्रीम कोर्ट ने पहली तो सुन्नी वक्फ बोर्ड जिसका दावा था कि यहाँ मस्जिद बनना चाहिए, चूँकि यहाँ पे मस्जिद था, बाबरी मस्जिद था, इसलिए मस्जिद बनना चाहिए, उसके दावे को खारिज किया। किस आधार पे खारिज किया? तो उन्होंने इस आधार पे खारिज किया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना था कि मस्जिद जो है पड़ती लैंड पे बना है, खाली ज़मीन पे बना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है कि मस्जिद जो बना था, बाबर का सेनापति मीर बांकी ने, वो पड़ती लैंड पे नहीं बना था, बल्कि उसके नीचे मंदिर जैसी संरचना थी। तो ये किसका रिपोर्ट था? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था। और इस रिपोर्ट के हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज किया, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा था
कि मस्जिद खाली जमीन पे बना है। आर्कोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद खाली जमीन पे नहीं बना है, बल्कि मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी संरचना थी। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहीं ये नहीं कहा कि मस्जिद के नीचे भगवान श्री राम की मंदिर थी, नहीं, ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने बस ये कहा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी संरचना थी, यानी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया होगा। और मजे की बात यह है ना कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जिस रिपोर्ट के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ये रिपोर्ट को लीड कर रहा था, उस जो खुदाई को लीड कर रहा था अयोध्या में, वो एक मुस्लिम था। तो हमारे देश की ये विविधता है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष था उस समय में, वो एक मुस्लिम व्यक्ति था, और उसके रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, राइट। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1992 में जो हुआ था, जो बाबरी मस्जिद के ढांचा को गिराया गया था, वो गलत है। साथ ही साथ 1949 या 48 है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी आसपास 1949 के आसपास जो मस्जिद थी बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति रखवाई गई थी। तो उस समय के बहुत सारे लोगों ने कहा कि भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। मुसलमानों को कहना था नहीं, किसी ने भगवान श्री राम की प्रतिमा लगा दी है मस्जिद के अंदर। तो इसको लेकर के काफ़ी दंगा हुआ था उस समय में भी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो 1949 में मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति रखी गई है वो भी गलत है, और जब 1992 में जो मस्जिद को गिराया गया था, ढांचा को गिराया गया था, क्षतिग्रस्त किया गया था, वो भी गलत है। इसलिए वहाँ दोनों जगह उसकी कार्रवाई की जानी चाहिए। और उसी में एक अभियुक्त थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। 1992 का जो मस्जिद का ढांचा गिराया गया था उसमें एक अभियुक्त थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, राइट। तो इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। बाकी जा करके वीडियो जरूर देख लेना, लिंक में आपको मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। एक बार इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये न्यूज़। इजराइल के साथ इंडिया के क्या संबंध है, साथ ही साथ इजराइल से कौन कौन सा मिसाइल हम खरीद रहे हैं। जैसे बराक मिसाइल है, बराक, ये इजराइल से हम परचेज कर रहे हैं। हाल फिलहाल में कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल हम इजराइल से परचेज कर रहे हैं, कुछ ड्रोन तकनीक हम इजराइल से परचेज कर रहे हैं। तो वो आपके प्रीलिम्स में सहायक हो सकता है, स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम जो हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, बैंकिंग एग्जाम हो गया, ये सब में पूछा जा सकता है। यूपीएससी नॉर्मली नहीं क्वेश्चन पूछता है, राइट। अब देखो इस न्यूज़ को आप पढ़ो। मैंने आपके साथ लगातार डिस्कस किया था एपीआई को लेकर के। देखो एपीआई फार्मा इंडस्ट्रीज का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, जिसे कहा गया एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, यानी एपीआई, यानी कह सकते हो दवाई बनाने का कच्चा माल। 90% एपीआई हम चीन से मंगाते थे, और ऐसी कंडीशन में जब कोरोना का समय हो गया है, जब चीन से हमारी द्वंद्वता बढ़ रही है, चीन से हमारी लड़ाई बढ़ रही है, झगड़ा बढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सरकार चेती और यहाँ पे प्लांट सरकार लगा रही है एपीआई को लेकर के। तो इसको इस रूप में आप देख सकते हैं, इस रूप में आप समझ सकते हैं कि हम एपीआई बना रहे हैं। आप पहले क्यों नहीं बनाती थी? आप तो पूछ सकते हो कि सर पहले क्यों नहीं बनाती थी? तो पहले हम इसलिए नहीं बनाते थे कि एपीआई जो लगता है वहाँ पे प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन निकलता है, तो वहाँ पे जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान पॉल्यूशन क्लियरेंस नहीं दे रहा था। लेकिन इस समय में जब क्राइसिस की कंडीशन है तो सभी लोग एग्री हैं, सभी संस्थान एग्री हैं, तो इसलिए अब सरकार एपीआई लगा रही है, बहुत सारी कंपनी एपीआई लगा रही है। हरियाणा के करनाल में लग रहा है। ओके, लंबा वीडियो होगा लगता है आज का, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लंबा हो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब देखो एग्रीकल्चर सुधार को लेकर के सरकार एक अध्यादेश लाई थी। क्या अध्यादेश का नाम था कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020। इस अध्यादेश के तहत 3 पार्ट हैं इसका। एक तो है एपीएमसी एक्ट,
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एक मंडी एक्ट इसको कर सकते हैं, इसमें संशोधन किया। दूसरा जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में सरकार ने संशोधन किया। और दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार ने संशोधन किया। तो इस तीनों में सरकार संशोधन किया। यहाँ पे इसको लेकर के हमने कई बार चर्चा किया है आपके साथ। इसको लेकर के कुछ निगेटिव पॉइंट भी है। तो एक निगेटिव पॉइंट देखो यहाँ पे है, एक निगेटिव पॉइंट ये है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, जहां आपको इसकी आलोचना करना होगा कि सरकार ने इस अध्यादेश को लाया है और उसमें जो एपीएमसी एक्ट में सरकार संशोधन कर रही है, तो किसानों के अनुसार आप लिख सकते हैं, किसानों के अनुसार इसका मेन उद्देश्य ये हो सकता है कि एमएसपी सरकार समाप्त कर रही है। तो किसानों को ये अंदेशा है कि सरकार एमएसपी समाप्त कर रही है, राइट। तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। आज के पेपर पढ़ने से आपको एटलीस्ट एक या दो नेगेटिव पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से जब पेपर आप पढ़ते हो, पहली बार कई बार ने इस टॉपिक पे हमने चर्चा किया, तो जब पेपर पढ़ते हो तो जो भी पॉजिटिव पॉइंट है उसको जाकर के मेंशन कर लेना अपने नोट में, और जो भी नेगेटिव पॉइंट है उसको भी जाकर के मेंशन कर लेना। तो इस तरह से नोट आपका बनता जाएगा। जैसे मान लो इस न्यूज़ पे कभी जो आर्टिकल आया होगा, वहाँ पे मान लो 2 से 4 पॉजिटिव पॉइंट आपको मिल गया, उसको जाके आपने लिख लिया। नीचे आपने थोड़ा स्पेस छोड़ा होगा, उस स्पेस में जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे चर्चा है उसको जाकर के लिख लो, नोट आपका कंप्लीट हो गया। तो यही बेसिकली तैयारी करने का तरीका होता है, राइट। बाकी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना आप। ये भी इम्पोर्टेंट है, अमेरिका और चीन का जंग और भारत की भूमिका। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत और अमेरिका का, इंडिया और यूएसए का रिलेशन क्या है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या निगेटिव पॉइंट है। और चीन और अमेरिका का अगर जंग होता है, चीन और अमेरिका की शीत युद्ध होता है, तो वैसे कंडीशन में भारत के लिए क्या क्या बेनिफिशरीज हो सकता है, उसको लेकर के कुछ चर्चा है। इसको आप इस रूप में पढ़ सकते हैं। यानी पहला नोट आपका होना चाहिए इंडिया और यूएसए संबंध को लेकर के। दूसरा नोट आपका होना चाहिए कि यूएसए और चीन के विवाद से भारत को क्या फायदा होगा। देखो, इसको कल जो है ट्वीट किया है पीयूष गोयल साहब ने। भारत में मैन्युफैक्चरिंग होने लगा है आईफोन 11, बहुत बड़ा कदम है। अब जो नया आईफोन आएगा वो भारत में उसका मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो गया। लेकिन ड्रॉबैक यह है ना, कमी यह है कि इसका हर एक पार्ट इंडिया में नहीं बन रहा, अभी भी काफ़ी पार्ट इसका चीन से आएगा। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आईफोन 11 का सारा कंपोनेंट इंडिया में बनना शुरू हो जाए, राइट। तो एक बार इसको आप इस रूप में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच में तनातनी से भारत को किस तरह से फायदा होगा। यहाँ पे दिया हुआ, जैसे एप्पल कंपनी इंडिया में आ गई, इस तरह से बहुत सारी कंपनी इंडिया में आना चाहती है। देखो, इसको कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत सारी कंपनी इंडिया में आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है यूरोपीय कंपनी है या अमेरिकन कंपनी है चीन में, वो कंपनी चीन से हटना चाहती है। तो आएगी कहाँ? इंडिया में। इंडिया में आएगी तो इंडिया के लिए आवश्यकता है लैंड बैंक का, यानी एक लैंड बैंक होना चाहिए, लैंड का एक डाटा होना चाहिए सरकार के पास। अगर मान लो एक कंपनी है, मान लेते हैं कि सैमसंग एक कंपनी है जो चीन छोड़ के इंडिया आना चाहती है, तो सरकार उसे लैंड बैंक से जो है ज़मीन दिखाएगी, जीपीएस के माध्यम से। सरकार बोलेगी कि हमारे पास गुजरात में ये जगह है, यहाँ पे 100 एकड़ ज़मीन खाली है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो आप एक काम करें, जाकर के अपना प्लान शुरू करें आप, और हमें जो है प्रत्येक साल जो है कुछ ना कुछ पैसा करते आप हमें देख सकते हैं। यानी इंस्टॉलमेंट पे आप हमें पैसा दे दें, आप जाकर के अपना प्लान शुरू कर लें। अगर आपने प्लान शुरू नहीं किया एक सर्टेन टाइम के भीतर, एक सीमित सीमा के तहत, तो हम आप पे फाइन लगा देंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है लैंड बैंक का, इसको इस रूप में आप जाकर के पढ़ सकते हैं, राइट। और इस पर हमने चर्चा भी किया था। आपको याद होगा कि DPIIT की जो है
डीपीआईआईटी का जो 6 प्रारूप था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भारत किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बन सकता है, उसके लिए जो अपना डीपीआईआईटी का रोड मैप था, उस रोड मैप में एक पार्ट था लैंड बैंक का, जिस पे हमने चर्चा किया था आपके साथ। यहाँ पे देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एनपीए क्या है। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है एनपीए क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ मेंस पर्सपेक्टिव से कि एनपीए को लेकर के अभी तक क्या क्या रिकमेंडेशन आया, किसी कमेटी ने क्या कहा, तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के ह्यूस्टन में चीन के दूतावास को बंद करने की अमेरिका ने घोषणा की। अमेरिका ने कहा कि 72 घंटे के अंदर जो आपका ह्यूस्टन में दूतावास है उसको बंद कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ आप हमारे यहाँ जासूसी करते हैं। बदले में चीन ने भी कहा कि आप चेंगदू में, चीन का जो एक जगह है, लोकेशन पूछ सकता है आपको, तो चीन का जो जगह है चेंगदू, वहाँ पे अमेरिका के दूतावास को बंद करने की चीन ने भी कहा। चीन ने अमेरिका पे आरोप नहीं लगाया कि आप हमारे यहाँ जासूसी करते हैं, लेकिन चीन ने सिंपल कहा कि हम काउंटर कर रहे हैं, चूँकि आपने अपने यहाँ हमारे दूतावास को बंद किया ह्यूस्टन में, तो हम आपका दूतावास जो चीन में है चेंगदू में उसको बंद कर रहे हैं। राइट, यहाँ पे देखो जासूसी करता था ह्यूस्टन का वाणिज्यिक दूतावास। राइट, उसी को लेकर के चर्चा है कि जासूसी के इल्ज़ाम में ह्यूस्टन में दूतावास को बंद करने की घोषणा किया है अमेरिका ने कि चीन आपका जो दूतावास है उसे बंद कीजिए, क्योंकि आप हमारे यहाँ जासूसी करते हैं। और यहाँ पे देखो एक शी जिनपिंग की आलोचना करने के बाद एक व्यक्ति की क्या हालत होती है। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसके बाद पिछले कुछ दिन से ये मिल भी नहीं रहे हैं, सार्वजनिक रूप से सामने भी नहीं आया, पता नहीं इसको मार दिया गया या क्या क्या दिया गया। तो चीन की ये हालत है। चीन में आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते हैं। बहुत ही खराब कंडीशन है चीन की। राइट, इसलिए चीन को परिवर्तित होने की जगह, यहाँ पे देखो माइक पोम्पियो का स्टेटमेंट है कि दुनिया ने चीन को नहीं बदला तो वो हमें बदल देगा, यानी पूरे वर्ल्ड में कम्युनिस्ट विचारधारा ला देगा, पूरे वर्ल्ड को वो तानाशाह बना देगा। चीन में एक व्यक्ति राष्ट्रपति आजीवन भर के लिए राष्ट्रपति बन गया, पता है आपको? जो शी जिनपिंग है वो आजीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए चीन का राष्ट्रपति बन गया। राइट, तो इसलिए चीन में आवश्यकता है। देखो चीन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, चीन के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, चीन के सरकार से दिक्कत है। चीन के सरकार को बदलना होगा और चीन के लोगों को भी मांग करनी होगी कि चीन में लोकतंत्र आए, तभी जाकर के चीन इंडिया के लिए भी अच्छा हो सकता है और वर्ल्ड के लिए भी अच्छा हो सकता है। अदरवाइज चीन खतरनाक होगा। एक व्यक्ति के मर्जी पे पूरा देश नहीं चल सकता, जो कि चीन में हो रहा है। आप सोचो कि 140 करोड़ से भी अधिक चीन की जनसंख्या है और एक व्यक्ति उसको कंट्रोल करता है। और यही कारण है कि जब इंटरनल चीज़ें बढ़ती है, इंटरनल डिस्प्यूट बढ़ता है, जैसे मान लो चीन में कोरोना का जो डिस्प्यूट बढ़ा, तो दबे जुबान से लोगों ने चीन के सरकार का विरोध करना शुरू किया। खुल के सामने नहीं आया, लेकिन दबे जुबान से लोगों का विरोध करना शुरू किया सरकार का। तो सरकार क्या कर रही है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत पे आक्रमण कर रही है, दक्षिणी चीन सागर पे आक्रमण कर रही है, ताइवान पे आक्रमण कर रही है। उसके साथ हांगकांग में हांगकांग के जो लॉ है उसको कह सकते हो हांगकांग में लोकतंत्र को समाप्त कर रही है। क्यों? क्योंकि अपने जो लोग हैं उसके चीन में, उस लोगों की आवाज़ को दबाना सरकार चाहती है। राइट, यानी इंटरनल डिस्प्यूट को सॉल्व करने की जगह उनको दबाने के लिए सरकार ये काम कर रही है। जैसे मान लो इंडिया में अगर कुछ होता है तो हम पाकिस्तान पर हमला कर दें, सारा इंडिया का इंटरनल डिस्प्यूट समाप्त हो जाता है कुछ दिन के लिए, लोग भूल जाते हैं आखिर हुआ क्या था। तो उसी तरह का कुछ कर रहा है चीन अपने यहाँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डे एग्जाम में आप ये लिख लो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा, स्टेट पीसीएस में निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछेगा। ये जो हागिया सोफिया, ये एक म्यूजियम था और उससे पहले, म्यूजियम बनने से पहले एक मस्जिद था। मस्जिद बनने से पहले जब इस्लाम आया भी नहीं था, लगभग 500 ईस्वी में
500 ईस्वी में जब इस्लाम आया भी नहीं था तब जाकर के ये एक चर्च था। उसके बाद इसको मस्जिद में तब्दील किया गया और उसके बाद जो है तुर्की के राष्ट्रपति, जो प्रथम राष्ट्रपति थे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा इसे तब्दील किया गया था फिर म्यूज़ियम में। और इसके बाद वर्तमान के राष्ट्रपति जो है एर्दोगन साहब, इसको फिर तब्दील कर दिए आपको मस्जिद में। इसलिए विश्व के जितना भी क्रिश्चियन समुदाय है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो कनाडा हो, वो नाखुश है तुर्की के इस स्टेप को लेकर के। ऐसा नहीं होना चाहिए था, राइट। ओके, इतना ही न्यूज़ था। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो, कल हमने डिस्कस किया है कि फ्रांस से जो भारत मंगा रहा है राफेल फ्रांस से आ रहा है और उसके साथ साथ जो है मिसाइल भी परचेज कर रहा है। इस मिसाइल का नाम है हैमर मिसाइल। तो राफेल के साथ साथ, राफेल चूँकि एक युद्ध विमान है, राइट, तो राफेल के साथ साथ सरकार फ्रांस से हैमर मिसाइल परचेज कर रही है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।